Good afternoon, all of you. Good afternoon, Dipyansh, Ayush Chaudhary, Ishan Bharadwaj, Dipyanshu, सृष्टि। ठीक है, आज हम लोग का स्ट्रेट लाइन का थर्ड लेक्चर्स होगा। तो लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर्स के बारे में बता रहा था। ठीक है, आज हम लोग का देखेंगे इन सेंटर और एक्स सेंटर क्या होता है, उसके बाद और स्लोप के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्ट्रेट लाइन शुरू हो जाएगा। आज भर आपका पॉइंट है, तो 3 लेक्चर्स में मैं पॉइंट के बारे में बताया हूं। ठीक है, तो पॉइंट से रिलेटेड कंसेप्ट। गुड आफ्टरनून। यस, देखो इन सेंटर के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा था। व्हाट इज इन सेंटर? इन सेंटर होता क्या है? गुड आफ्टरनून सौरभ। जैसे इन सेंटर बताया था, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है। मतलब जो एंगल, दो तरह का एंगल होता है, एक एक्यूट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है, एक आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता है। अगर बात करोगे, इसको अगर एक्सटेंड कर दोगे ऊपर, तो क्या होगा कि इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एंगल ऑफ एंगल है, और एंगल ए का ये एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ इंटरनल एंगल की बात करते हैं। तो इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जो लाइन होगा, तो ए आई जो होगा वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा। बी आई भी क्या होगा? ये एंगल बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा। और ये जो एंगल सी का, ये जो सी आई लाइन होगा वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा। ये तीनों जहां पे जाके मीट करता है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इन सेंटर बोला जाता है। तो वही मैं लिखा हूं, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल एबीसी का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा, वो जहां पे मीट करेगा उसी को हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है ना। देखो ये कन्वेंशंस लेके चलेंगे कि एंगल ए के अपोजिट जो होगा उसको स्मॉल ए साइड बोला जाता है। इवन हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में भी देखेंगे, कहीं पे भी आपको एंगल के ए के अपोजिट साइड यानी बीसी लेंथ को स्मॉल ए मानेंगे, एंगल बी के अपोजिट साइड दैट इज एसी लेंथ को हम बी एज्यूम करेंगे, और एंगल सी के अपोजिट साइड जो होगा इसको स्मॉल सी एज्यूम करेंगे। ठीक है, ए बी लेंथ को यहां पे मैं लिख दिया हूं, बीसी लेंथ को मैं स्मॉल ए माना, एसी लेंथ को बी और ए बी लेंथ को सी। तो जो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है वो इससे अपोजिट मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स वन बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री। ठीक है, सी एक्स थ्री अपॉन हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। जबकि इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये होगा आपका इन सेंटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। जैसे मैं सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बताया हूं, सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन 3 होता था, कॉमा सम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन 3। तो उसी तरह से इन सेंटर जो होगा ना, ये फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होगा। सृजन, देखो सृजन बोल रहा था कि किसी इंस्क्राइब्ड सर्किल का इन सेंटर यानी उसका सेंटर कैसे निकालेंगे। तो आपको बोल सकते हो कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा, जो आई का कोऑर्डिनेट आएगा, अगर एक सर्किल को अंदर इंस्क्राइब्ड करेंगे, इसी को हम क्या बोला जाता है? इंस्क्राइब्ड सर्किल। ठीक है, इंस्क्राइब्ड जो सर्किल किए हैं इसके अंदर, इसी सर्किल का जो सेंटर होगा उसी सेंटर को कहा जाता है इन सेंटर, जो निकालने का ये फॉर्मूला होगा। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा बात कि इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। ट्रायंगल चाहे जैसा भी हो, एक्यूट हो या राइट एंगल हो, ठीक है, या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो, किसी भी केस में इन सेंटर ट्रायंगल के अंदर ही होगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लिखा हूं कि इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन सेंटर इज आल्सो कोलिनियर विथ ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर। वैसे मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता रहा था कि सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर ये ऑलवेज कोलिनियर होता है, चाहे ट्रायंगल कैसा भी हो, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, ठीक है, राइट एंगल। लेकिन अगर मान लो इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा? इन सेंटर, जिसको हम आई से जनरली डिनोट किया जाता है इन सेंटर को, ठीक है ना, तो जो आई होगा वो कोलिनियर हो जाएगा ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर एंड सेंट्रॉइड के साथ। हाँ, ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस नहीं है तो फिर कोलिनियर नहीं होगा। तो वही मैं आपको थर्ड पॉइंट लिखवाया हूं, इन सेंटर इज ऑल्सो कोलिनियर विथ ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में, इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, आई एच जी ओ कॉन्साइड्स, ये सारा पॉइंट कॉन्साइड कर जाएगा, यानी इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड
एंड सर्कम सेंटर, ये सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे। समझ में आए यहां तक? एक चीज और आपको ध्यान रखना है इसमें, जो फिफ्थ पॉइंट लिखवा देता हूं, वैसे यूज कम होगा लेकिन जानना चाहिए आपको। देखो ये ट्राइंगल मान लो एबीसी है और ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो लेट्स से ये डी पे इंटरसेक्ट करेगा, ये आपका कहलाएगा इंटरनल एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। लेट्स से ये इसको ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है आपको, ठीक है ना, एफ पे। लेट्स से इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं आई है। इस एडी बीई एंड सी एफ, इसी को क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, are called internal angle bisectors of angle A, angle B and angle C, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, तो इस साइड को मैं मान लेता हूं स्मॉल ए है, बीसी साइड को मैं एज्यूम कर लेता हूं स्मॉल ए है, एसी साइड जो है बी है और एबी साइड जो है वो सी के इक्वल है। तो ये साइड मैं ए एज्यूम करता हूं, ठीक है ना, ये बी है और ये साइड सी लेंथ है इसका। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो पॉइंट डी होगा, पॉइंट डी डिवाइड्स बी सी इन द रेशियो बी, देखो ये सी है और ये बी है, डी जो है ना बीसी को डिवाइड करता है इस रेशियो में, यानी सी इज टू बी रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। जबकि पॉइंट ई डिवाइड्स, जो पॉइंट ई है डिवाइड सी है इन द रेशियो, इस रेशियो में डिवाइड करेगा सी ए, यानी इस रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी इधर क्या है ए है और इधर सी है, तो ए इज टू सी। जबकि पॉइंट एफ डिवाइड्स, ठीक है, ए बी या बी ए, पॉइंट एफ डिवाइड्स बी ए इन द रेशियो, बी ए लिख रहा हूं तो बी के साइड पहले, बी के साइड ए है और ये बी है, ये डिवाइड करेगा ए इज टू बी रेशियो में, ये हो गया ए इज टू बी रेशियो। समझे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? जो डी डिवाइड करेगा इसको सी इज टू बी रेशियो में डिवाइड करेगा, ये लेंथ बी हो गया, और ई डिवाइड करेगा सी ए को ए इज टू सी रेशियो में, ये डिवाइड करेगा ए इज टू सी रेशियो में, और जो पॉइंट एफ है वो डिवाइड करेगा आपको ए इज टू बी रेशियो में। ये आपको हेल्प करेगा, सेक्शंस फॉर्मूला में हेल्प करेगा। पॉइंट डी, ई और एफ अगर निकालना हो तो सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, बात समझे। तो इंटरनल, जैसे हम लोग मीडियंस क्या बोले थे, इक्वल रेशियो में डिवाइड, अगर डी अगर मिड पॉइंट होता बीसी का तो एडी मीडियन कहलाता, लेकिन यहां अगर एडी को एंगल बाइसेक्टर एज्यूम कर रहे हैं, यानी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल भागों में, तो फिर डी जो है ना बीसी को डिवाइड करेगा किस रेशियो में, या इधर लेंथ सी है और इधर लेंथ बी है तो सी इज टू बी रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। जबकि पॉइंट ई जो है सी ए को डिवाइड करेगा सी ए, यानी इधर आप देखोगे तो लेंथ जो है ना ए है, सॉरी या इधर लेंथ बी है और इधर लेंथ सी है, तो ये बी इज टू सी रेशियो में सी ए को डिवाइड करेगा ई पॉइंट, वही मैं लिखा हूं ए इज टू सी। उसी तरह से बी ए लेंथ जो है पॉइंट ई को डिवाइड करेगा ए इज टू बी रेशियो में, समझे। ये तो हो गया आपका। और जबकि पॉइंट आई डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, जो आई पॉइंट है जो एडी को डिवाइड करता है इसका सम, यानी इधर क्या है सी है और इधर बी है, यानी इन द रेशियो बी प्लस सी इज टू ए रेशियो में डिवाइड करता है। जबकि पॉइंट आई डिवाइड्स, ठीक है, उसी तरह से बी, पॉइंट आई डिवाइड्स इन द रेशियो, पॉइंट आई डिवाइड्स बी इन द रेशियो, इस रेशियो में डिवाइड करेगा आपको, इसका सम क्या होगा, ये लेंथ जो है बेसिकली ए है और ये सी है, ये हो जाएगा ए प्लस सी इज टू बी रेशियो में डिवाइड करेगा। और जो पॉइंट आई होगा डिवाइड्स सी एफ इन द रेशियो, ठीक है, सी एफ को डिवाइड करेगा तो इसका सम, यहां इधर लेंथ ए है इधर लेंथ बी है, यानी ए प्लस बी इज टू सी रेशियो में डिवाइड करेगा।
वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है, अगर ये फॉर्मूला मेमोराइज रखते हो तो बहुत इजीली निकल जाएगा, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं हम आगे चल के सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में बताएंगे, प्रूफ करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि इंट्रोड्यूस कर दूं कम से कम वो सारे पॉइंट जो कि आगे चल के हम लोग कहीं ना कहीं डिस्कस करने वाले होंगे। तो ध्यान रखना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बीसी को डिवाइड करता है सी टू बी रेशियो में, सीए को डिवाइड करता है ए टू सी रेशियो में, और ए बी लाइन को डिवाइड करता है ए टू बी रेशियो में। ये लिखवाने का पर्पस यही है कि सेक्शन फॉर्मूला से आप डी ई बी का कोऑर्डिनेट आप जनरेट कर लोगे, ठीक है ना। उसी तरह से आई डिवाइड्स करता है एडी को। एडी क्या हो गया? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ये लेंथ सी है और ये लेंथ बी है, तो बी प्लस सी इज टू ए रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है, आई। उसी तरह से आई जो है ना बीई को डिवाइड करेगा, जो बीई लाइन है बी लाइन को डिवाइड करेगा इसके सम। इसका सम क्या है? ये ए लेंथ है और ये सी लेंथ है, तो ए प्लस सी इज टू बी रेशियो में डिवाइड करेगा। उसी तरह से जो पॉइंट आई होगा वो सी एफ को डिवाइड करेगा, इस लाइन को इसके सम में। ये लेंथ ए है और ये लेंथ बी है, तो ए प्लस बी इज टू सी रेशियो में डिवाइड करेगा। जस्ट एक फॉर्मूला है, मेमोराइज रखोगे। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। तो एक पिक ले लेता हूं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिव्यांशु, बड़े आगे रफ करें इसको। नो प्रॉब्लम है, चलो ओके। इसका देख सकते हो जो इन सेंटर निकाले हैं वो भी जानना चाहिए। देखो इसका अपना प्रूफ कर देता हूं आपको, तो उतना लंबा नहीं है प्रूफ। आई थिंक मुझे लगता है प्रूफ करने से जो है ना रिजल्ट और भी आपको याद रह जाएगा। देखो प्रूफ, जैसे मान लो ये लेंथ x1 सॉरी ये कोऑर्डिनेट x1 y1 है और ये x2 y2 है और c का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो ये एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है। सो एडी क्या होगा? ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अभी जस्ट बताया, ये लेंथ को अगर आप ये लेते हो, ये लेंथ को बी लेते हैं, ये लेंथ को सी, तो डी जो है बीसी को डिवाइड करता है। अभी जस्ट बताया सी इज टू बी रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो देखो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला से? तो डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, लिख सकता हूं डी का कोऑर्डिनेट, ये इक्वल होगा बी टाइम्स ऑफ x2 प्लस सी टाइम्स ऑफ x3 अपॉन बी प्लस सी, कॉमा ये हो जाएगा बी टाइम्स ऑफ y2 और प्लस सी टाइम्स ऑफ y3 अपॉन बी प्लस सी। समझे? ये कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा, डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी x2 प्लस सी x3 अपॉन बी प्लस सी, और ये जगह बी y2 प्लस सी y3 अपॉन बी प्लस सी। समझे? सेक्शन फॉर्मूला से। और अभी जस्ट मैं बताया हूं कि ये दूसरा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, मान लो ये एंगल इसके इक्वल है, इसी को हम लोग आई बोलते हैं। तो आई डिवाइड करता है एडी को किस रेशियो में? बी प्लस सी इज टू ए रेशियो में डिवाइड करता है। तो क्या लगता है आई का कोऑर्डिनेट क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला से? आई का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं बी प्लस सी इंटू दिस, तो क्या होगा बी प्लस सी और इंटू हो जाएगा बी x2 प्लस सी x3 अपॉन बी प्लस सी, ठीक है ना। अब प्लस हो जाएगा a टाइम्स ऑफ x1,
ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ x1 और अपॉन हो जाएगा b प्लस सी और प्लस ये हो गया x कोऑर्डिनेट, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो। और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, b प्लस सी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा b प्लस सी इनटू by2 प्लस cy3 अपॉन b प्लस सी। ठीक है, प्लस हो जाएगा a टाइम्स ऑफ y1, तो ये a टाइम्स ऑफ y1 अपॉन b प्लस सी प्लस ए हो जाएगा, समझे। ये b प्लस सी से b प्लस सी कैंसिल हो जाएगा और ये b प्लस सी से b प्लस सी कैंसिल हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये हो जाएगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन हो जाएगा a प्लस b प्लस सी। उसी तरह से ये हो जाएगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस सी हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इन सेंटर को प्रूफ भी कर सकते हो। सौरभ, दिव्यांशु, ठीक है ना। कॉर्नर ज्योमेट्री के लिए कौन सा बुक यूज करें? जी तेवानी का यूज कर सकते हो। बोर्ड के लिए ना कोई भी आप केसी सिन्हा ले लो या आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट बुक बनाओ बोर्ड के लिए, जो कि मैं टेक्स्ट बुक से ही दे रहा हूं, जो आपको असाइनमेंट दिया हूं, तो वो मोर देन सफिशिएंट होगा। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सिंगेज का आता है, वो भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपको रिलेटेड टू इन सेंटर। अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चंस लेता हूं और बताओ तुम लोग कि क्या इसका आंसर्स होगा। अब देखो ये बहुत थ्योरी हो गया, अब इस पे क्वेश्चन देखो। जैसे टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल are 3, -5 and -7, 4. If the centroid is 2, -1, ठीक है, सेंट्रॉइड जो है 2, -1 है, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। ठीक है, फाइंड आउट करना है थर्ड वर्टेक्स क्या होगा। क्या लगता है इसका आंसर्स होना चाहिए, कौन बताएगा मुझे। टू वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल का दो वर्टिसेस दिया गया 3, -5 एंड -7, 4 और ट्रायंगल का सेंट्रॉइड पता है, तो बोल रहा है कि थर्ड वर्टेक्स निकालने के लिए। तो चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं और आप लोग भी स्लोली सॉल्व करके इसका आंसर बताओ क्या होगा। एक रफ डायग्राम, जस्ट रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम मैं ड्रॉ कर लेता हूं। तो ए का जो कोऑर्डिनेट होगा 3, -5 और बी का कोऑर्डिनेट है -7, 4 और सी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो मान लेंगे अल्फा, बीटा, ठीक है ना। और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दिया गया आपको 2, -1 है, तो बोल रहा थर्ड वर्टेक्स, दैट मींस अल्फा, बीटा निकालना है, ठीक है ना। तो आप जानते हो सेंट्रॉइड जो होगा सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन 3। सेंट्रॉइड क्या होगा, सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला बताया, सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा प्लस 3 -7/3 हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, और इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा बीटा -5 + 4/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट, यानी अल्फा -4/3 और ये हो जाएगा बीटा -1/3। अब ऑब्वियसली ये सेंट्रॉइड और क्वेश्चन में दिया गया सेंट्रॉइड, तो क्या करेंगे अल्फा -4/3 को हम लोग इक्वल कर देंगे 2 के, यहां से अल्फा -4 = 6 हो जाएगा, तो अल्फा = आपका 10 आ जाएगा। और फिर बीटा -1/3 को किसके इक्वल करेंगे, इसको -1 के इक्वल करेंगे, तो बीटा -1 = -3, यहां से बीटा = 0 आ जाएगा, यानी इसका जो थर्ड कोऑर्डिनेट आ जाएगा 10, 0 आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका कोऑर्डिनेट आएगा 10, 0 आएगा, नहीं सॉरी -1 को इधर ले जाएंगे तो ये -2 होगा, तो यानी 10, -2 आएगा। सही है ना, 10, -2 एकदम सौरभ, गुड, वेरी गुड, सही है, 10, -2 होगा।
तो चलो इसको मैं फोटो ले लेता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी जो है ना क्लासेस जो है मैं 3 इन ए वीक ले रहा हूँ, दिसंबर तक लूंगा, क्योंकि 12th का जो ना सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ठीक है ना। तो 12th का सिलेबस जैसे ही दिसंबर में कंप्लीट होगा, क्योंकि उन लोगों का फरवरी में एग्जाम है, तो दिसंबर तक एकदम कंप्लीट करना है उसका। तो अभी जो ना, क्योंकि उसका 1 या 2 चैप्टर बचा हुआ है लास्ट का, उसको फिनिश अप करने के बाद आप लोग का क्लासेस जो है ना 1 या 2 इंक्रीज करेंगे। और मुझे लगता है तब तक ऑफलाइन भी खुल जाना चाहिए, ऑनलाइन तो चल ही रहा है। तो हम लोग का सिलेबस जो है ना ऑन टाइम आपका कंप्लीट हो जाएगा। अप्रैल अप्रैल में हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। तो सिलेबस को लेकर के कोई टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। ठीक है ना। चलो इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं आगे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेता हूं, जैसे मैं पैरेललोग्राम बताया था, तो एक क्वेश्चंस मैं पैरेललोग्राम पे लेता हूं। जैसे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ या जैसे ये क्वेश्चंस ले लेता हूं। जैसे the three vertices of a parallelogram ठीक है taken in order are -1, 0, 3, 1 and 2, 2। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। ठीक है ना, ये फाइंड आउट करना है इसका फोर्थ वर्टेक्स क्या होगा। सॉल्व करो इसको, तब तक निकालो। 3 वर्टेक्सेस दिया गया पैरेललोग्राम का, -1, 0, 3, 1 और 2, 2। तो बोल रहा है कि फोर्थ वर्टेक्स क्या होगा। जैसे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पार्ट में सेंट्रॉइड और सेकेंड पार्ट में इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, in center of the triangle whose vertices are 0, 6, 8, 12 and 8, 0। ठीक है, 0, 6, 8, 12 एंड 8, 0। इसका बताना है सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर क्या होगा। कैसे फाइंड आउट करोगे इसको। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, द 3 वर्टाइसेस दिया गया पैरेललोग्राम का, तो फोर्थ वर्टाइसेस निकालना है। तो पैरेललोग्राम में मैं बहुत टाइम दिया था, एक ही चीज मैं आपको बताया था और वो लिखा था, याद रखना है। क्या लिखवाया था, पैरेललोग्राम का डेफिनेशंस। उसी कंसेप्ट को आपको यूज करना है। तो चलो एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये लेट से ABCD, ठीक है, इसी ऑर्डर में ले लेता हूं, ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर है। ए का कोऑर्डिनेट -1, 0 है और बी का कोऑर्डिनेट आपको 3, 1 है, सी का कोऑर्डिनेट आपको 2, 2 है और डी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मैं मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं x, y है। तो क्या लगता है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। तो बताओ मिड पॉइंट ऑफ
मिड पॉइंट ऑफ बी डी क्या होगा, बी डी का मिड पॉइंट एक्स प्लस 3/2 कॉमा वाई प्लस 1/2 हो जाएगा। और फिर मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या होगा, ए सी का जो मिड पॉइंट होगा -1 + 2/2 हो जाएगा और 0 + 2/2। समझे मिड पॉइंट के सेक्शन फॉर्मूला से इसको लिख सकते हैं 1/2 कॉमा 1। अब ये दोनों कॉन्साइड करना चाहिए, ये दोनों कोऑर्डिनेट कॉन्साइड करेगा पैरेललोग्राम के केस में, तो x + 3/2 को इक्वल करेंगे 1/2 के, ये 2 से 2 कट जाएगा तो x + 3 = हो जाएगा 1, यहाँ से x = हो जाएगा -2, ठीक है ना। उसी तरह से y + 1/2 को हम लोग इक्वल करेंगे 1 के, यहाँ से y + 1 हो जाएगा 2, तो y = आपका 1 आ जाएगा। यहीं से आपका d का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा ये x, y यानी -2, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। समझे। तो पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ये लेंथ बाइसेक्ट करेगा, तो जो AC का मिड पॉइंट होगा और जो BD का मिड पॉइंट होगा वो दोनों पॉइंट क्या होगा, कॉन्साइड कर जाना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों का मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट से सेक्शन फॉर्मूला से निकाले हैं, दोनों को इक्वल कर दिया, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के y कोऑर्डिनेट के, ठीक है ना। देखो अब सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। इस ट्रायंगल का मुझे फाइंड आउट करना है सेंट्रॉइड क्या होगा। तो लेट्स से एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे इसका सेंट्रॉइड निकालना है, तो लेट्स से ये x कोऑर्डिनेट इसका 0,6, इसका y कोऑर्डिनेट b मान लेते हैं 8,12 और लेट्स से ये c मान लेता हूं 8,0। मुझे सेंट्रॉइड निकालना है, तो सेंट्रॉइड तो बहुत इजीली निकल जाएगा। सेंट्रॉइड होगा सम ऑफ x कोऑर्डिनेट, यानी कि आप लिख सकते हैं 0 + 8 + 8/3 और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 + 0 + 12/3। ये होगा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, ये 16/3 और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 18/3, तो 18/3 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 16/3, 6 होगा। एकदम सही है दिव्यांशु, 16/3, 6 होगा। इन सेंटर देखो कैसे निकालते हैं, इन सेंटर बहुत लोग गलतियां करते हैं निकालने में। ये लेंथ क्या होगा, ये स्मॉल a होगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ये लेंथ निकालोगे तो 12 होगा, और ये जो b हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से 64 + 36 यानी 100 का √10 हो जाएगा, और ये लेंथ जो आएगा ये लेंथ निकालोगे तो 64 + 6 - 6 36, ये 100, तो ये भी लेंथ क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। समझे, डिस्टेंस फॉर्मूला से ABC का लेंथ फाइंड आउट कर लिया। तो यहां से फाइंड आउट करोगे इन सेंटर, तो क्या होता है, इन सेंटर होता है ax1 + bx2 + cx3 अपॉन होता है a + b + c, कॉमा ay1 + by2 + cy3 अपॉन a + b + c। अब सब्स्टिट्यूट थोड़ा स्लोली करोगे, देखो ax1 क्या होता है, x1 ये होता है यानी 0 हो जाएगा, a का वैल्यू जो है ना 12 है और x1 जो है ना इसका 0 है, तो ये हो जाएगा आपका ax1। उसके बाद x2, तो b 12 है और b 10 है और x2 का वैल्यू 8 है, और प्लस cx3, तो c का वैल्यू आपका 10 है और इसके अपोजिट जो होगा कोऑर्डिनेट वो x3 होगा यानी 8 हो जाएगा, और अपॉन 12 + 10 + 10, ठीक है ना, कॉमा इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 12, ये इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 12 यानी 12 × 6 और प्लस by2, तो b 10 है और इसके अपोजिट कोऑर्डिनेट को y2 बोलते हैं, तो ये 12 है, और प्लस cy3, इसका c 10 है और इसका अपोजिट जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 है, तो अपॉन हो जाएगा 12 + 10 + 10। मैं एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा हूं क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम निकाल रहा हूं, बहुत लोग इन सेंटर निकालना नहीं जानता है, तो ये होगा आपका इन सेंटर का कोऑर्डिनेट, ये 0 हो जाएगा, ये 80 और 80 160 हो जाएगा, अपॉन और 10 + 10 तो ये 32 हो जाएगा, कॉमा ये वैल्यू कितना आएगा 72 हो जाएगा, और ये 12 10 से 120 हो जाएगा, ये 2 9 192 होगा, ठीक है ना, इसका सम, तो 192/32 हो जाएगा। इसी को जब सिंप्लीफाई तो देखोगे इसका आंसर जो आएगा 5,6 आएगा, ऑलराइट 32 5 नहीं हो जाएगा 160,
एकदम हो जाएगा। और ये 6 से डिवाइड 12 से सही है, 5,6 होगा। एग्री हो सभी लोग? इन सेंटर समझे सेंट्रोइड कैसे निकाल लेंगे? एक ऑर्थो सेंटर और हो गया सरकम सेंटर, उसको भी निकालना मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, रब करते हैं इसको। मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए आप लोगों को। जैसे फाइंड द coordinate of the center of the circle ठीक है, inscribed in a triangle whose vertices are -36,7, 20,7 and 0,-8। ये क्वेश्चंस मेरे से डॉट में आया था, सृजन ने पूछा था। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर -36,7, 20,7 एंड 0,-8। कोई बता सकता है फाइंड आउट क्या करना है? यस, क्या लगता है क्या फाइंड आउट करना है दिव्यांश? इसमें निकालना क्या है? ऑर्थो सेंटर निकालना है कि सरकम सेंटर निकालना है कि सेंट्रॉइड निकालना है? क्या निकालना है कि इन सेंटर निकालना है? एकदम सही है, इन सेंटर निकालना है, क्योंकि इंस्क्राइब किया गया है सर्किल को। तो ऑब्वियसली जो सर्किल इंस्क्राइब होता है तो उसी के सेंटर को कहा गया है इन सेंटर, और जो सर्किल सरकमस्क्राइब्ड होता है यानी जो वर्टाइसेस से पास करता है तो उस सर्किल को हम लोग बोलते हैं सरकम सर्किल, जिसका सेंटर होता है ओ। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको बताओ? एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो मान लेता हूं ए का कोऑर्डिनेट -36,7 है, बी का कोऑर्डिनेट 20,7 है और सी का कोऑर्डिनेट आपका 0,-8 है। तो सबसे पहले इसका लेंथ निकालोगे तो मान लो बीसी का लेंथ क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से 20 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 7 - +8 का होल स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा और ये वैल्यू 15 225, ये 625 होगा, जिसको लिख सकते हैं इसका स्क्वायर रूट 25 होगा। ये हो गया ए 25। उसी तरह से बी का लेंथ अगर निकालना है तो बी ए सी के इक्वल होगा, जिसको लिख सकता है डिस्टेंस फॉर्मूला से -36 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 7 +8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लगता है 36 का स्क्वायर क्या होगा? तो ये 1296 होगा ना, तो ये हो जाएगा 1296 प्लस और 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इसमें और 225 आपको ऐड कर देना है, ये 11। ठीक है, 1421 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 1428 36 38 39 होगा क्या? क्योंकि 39 39
क्या लगता है होना चाहिए इसका? 36 का स्क्वायर निकालेंगे तो 36, 21, 10, 9, 2, 1 ऐड करेंगे तो 15 का स्क्वायर रूट जो होता है 225 होता है, ऐड करोगे तो 11, 12, ये 5 हो जाएगा। ये सही है। ये बेसिकली इसका स्क्वायर रूट जो होगा ना अंडर रूट ऑफ 1521, 1521 जो होता है 39 का स्क्वायर रूट होता है। हैवी कैलकुलेशन, ठीक है ना? ये 39 हो जाएगा। हाँ, ये 30 -36 का होल स्क्वायर लिखा हूं, ये 1296 होगा और ये 15 का स्क्वायर 225 होगा। तो उसी तरह से आप स्मॉल सी निकालोगे तो क्या होगा? जो ए बी लेंथ के इक्वल होगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो ये 20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 7 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है ना 76 आ जाएगा, नहीं 56 होगा, ठीक है ना? तो यहां से एबीसी निकल गया। सो बी का वैल्यू जो है 39 आया और सी का वैल्यू आपको 56 आया। तो बताओ इन सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है, इसके अंदर एक सर्किल को क्या किया जा रहा है? इंस्क्राइब किया जा रहा है, तो उसका मुझे सेंटर चाहिए। उसी सेंटर को हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे बताओ? ए x1 इसका अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू -36 और प्लस बी x2 यानी 39 इंटू 20 और प्लस सी x3 यानी 56 इंटू 0 अपॉन 25 प्लस 39 प्लस 56, ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट। उसी तरह से अगर वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या होगा? ए का वैल्यू क्या है? 25 इंटू 7 और प्लस 39 इंटू 7 और प्लस 56 इंटू -8, ठीक है? अपॉन हो जाएगा 7 + 7 और प्लस 56 हो जाएगा, नहीं सॉरी 25, 39 और प्लस 56 हो जाएगा। समझे? इधर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। समझ में आया सभी को? निकाल लोगे कि नहीं? एक मैं आपको ले रहा हूं कि सरकम सेंटर कैसे निकालोगे। एक लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द सरकम सेंटर find the circumcenter of the triangle whose vertices are 1, 2, 3, -4 and 5, -6. Find the circumcenter of the triangle whose vertices are 1, 2, 3, -4 एंड 5, -6। क्या यूज करेंगे? कोई बताएगा मुझे कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे सरकम सेंटर निकालने के लिए? दिव्यांश 36 क्या होगा? 36 का स्क्वायर जो ना 1296 होगा और ये 15 का स्क्वायर 225, एड अप करोगे तो 1521 आएगा जिसका स्क्वायर रूट 39 होगा, ठीक है ना दिव्यांश? व्हाट इज ना? ओके, इसका कैसे फाइंड आउट करोगे? कौन सा कंसेप्ट आपको लगाओगे? देखो सेंट्रॉइड का तो मैं फॉर्मूला ही दिया आपको, इन सेंटर का भी फॉर्मूला दिया हूं, सरकम सेंटर का भी मैं फॉर्मूला दिया हूं। पता नहीं याद है कि नहीं, मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस लेना चाहिए और मैं एक क्वेश्चन ऑर्थो सेंटर निकालने का भी ले लेता हूं जिससे कि आपको एकदम सही है दिव्यांशु, OA = OB = OC करेंगे। गुड, वेरी गुड। तो अभी तो हम OA = OBC, OA OB और OC के इक्वल करेंगे, लेकिन आगे चल के बताऊंगा और भी डिटेल में दूसरा मेथड भी होता है इसको फाइंड आउट करने का। तो मान लेता हूं O का कोऑर्डिनेट लेट्स से अल्फा, बीटा, यहां से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होता है, क्योंकि ये सरकम सेंटर जो होता है, जानते हो सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो OA = OB = OC कर देंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो OA² = OB² = OC² हो जाएगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले OA² = OB² करेंगे। तो बताओ OA² क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से ये अल्फा -1 का होल स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा बीटा -2 का होल स्क्वायर और OB² करेंगे तो क्या होगा? अल्फा -3 का होल स्क्वायर
और प्लस हो जाएगा बीटा प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल आउट कर दोगे तो देखो ये आएगा -2 अल्फा प्लस 1 और ये -4 बीटा प्लस 4, ये इक्वल हो जाएगा -6 अल्फा प्लस 9 और प्लस 8 बीटा प्लस 16 हो जाएगा। बात समझे, इसको लेफ्ट साइड लाओगे तो 4 अल्फा और ये माइनस हो जाएगा 12 बीटा इक्वल टू हो जाएगा 25 और ये 5, ये 20 हो जाएगा। 16 प्लस 9 जो होगा 25 होगा और ये 5 घटाओगे तो 20 हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर देंगे तो अल्फा -3 बीटा इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है ना, एक इक्वेशन यहां से आ जाएगा। और फिर ओबी स्क्वायर इक्वल टू ओसी स्क्वायर कर दोगे तो बताओ ओबी स्क्वायर क्या होगा। ओबी स्क्वायर जो होगा आपका अल्फा -3 का होल स्क्वायर अब प्लस बीटा प्लस 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर किए हुए हैं तो रूट नहीं लेंगे, और ओसी स्क्वायर हो जाएगा दैट इज अल्फा -5 का होल स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा बीटा प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं ये 6 बीटा 6 अल्फा अब प्लस 9 हो जाएगा अब प्लस 8 बीटा प्लस 16 हो जाएगा और ये -10 अल्फा अब प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है ना, उसी तरह से फिर ये हो जाएगा 12 बीटा प्लस 36। यहां से एक रिलेशन आएगा तो 10 अल्फा -6 अल्फा तो ये हो जाएगा 4 अल्फा और 8 बीटा और इधर लाएगा 12 बीटा तो ये माइनस आपको 4 बीटा हो जाएगा। ठीक है ना, और 16 प्लस 9 25 होगा तो ये 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये वैल्यू जाएगा ना 36 के इक्वल आएगा। यहां से आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो अल्फा माइनस बीटा ये 9 के इक्वल आ जाएगा। ये दूसरा रिलेशन हो गया। इस दोनों रिलेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो देखना जो कोऑर्डिनेट आएगा 11,2 आएगा। ठीक है ना, यहां मैं लिख देता हूं कहीं पे, तो ओ का कोऑर्डिनेट आएगा 11,2। यहां से निकालना, दो इक्वेशन और दो वेरिएबल है, ये 11,2 आएगा। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर होगा, निकल जाएगा। ठीक है ना, ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, एकदम सही है दिव्यांशु। और बढ़ते हम लोग आगे और कुछ हम मेंस लेवल टाइप का क्वेश्चंस लेते हैं। ये बोर्ड लेवल हो गया आपका, तो बोर्ड में आपको इसी तरह से पूछेगा। अब देखो इसी क्वेश्चंस को मेंस में कैसे पूछेगा, दोनों में आप डिफरेंस देखो। इसको हम लोग रब करते हैं। If orthocenter of a triangle ABC is alpha comma beta, ठीक है ना, circumcenter is P comma Q and vertices या vertex is x1 comma y1. Find the coordinate of midpoint of BC. ये आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन हो गया। ऑर्थो सेंटर दिया गया है किसी ट्रायंगल अल्फा कामा बीटा है, सरकम सेंटर पी कामा क्यू है, और ट्रायंगल एबीसी का जो वर्टेक्स ए है वो आपको x1 कामा y1 दिया गया है। तो बोल रहा है बीसी का मिड पॉइंट, जो बीसी लाइन है उसका मिड पॉइंट होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? कौन मुझे बताएगा? दिव्यांशु।
आयुष आया कि नहीं? आयुष चौधरी एकदम है, आयुष एकदम साइलेंटली बैठा हुआ है। श्रेयांश, आयुष, क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? कौन बताएगा मुझे? किसी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर पता है, सरकम सेंटर पता है? वर्टेक्स ए पता है, तो बीसी का मिड पॉइंट चाहिए। अब देखो कितना इजी क्वेश्चंस है, क्योंकि जो मैं कंसेप्ट लिखवाता हूं ना, तो उस पे अगर क्वेश्चंस नहीं ले तो फिर बेकार हो ऐसा कंसेप्ट लिखवाना। तो जो भी मैं कंसेप्ट लिखवाऊं उसको तो हम टच करते ही करते हैं। 2:1 रेशियो, यस एच जी ओ, सेंट्रॉइड निकाल लोगे, मैं आपको बताया था एच जी और ओ डिवाइड करता है 2:1 रेशियो में। एच यानी ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया गया अल्फा कॉमा बीटा, सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है पी कॉमा क्यू, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मान लेता है अल्फा कॉमा बीटा। तो सेक्शन फॉर्मूला से सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट नहीं आ जाएगा? बताओ क्या होगा ये? 1 टाइम्स ऑफ अल्फा और प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी अपॉन 1 प्लस 2 हो जाएगा। उसी तरह से 1 टाइम्स ऑफ बीटा और प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू अपॉन 1 प्लस 2। इससे सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आ जाएगा अल्फा प्लस 2p बाय 3 और बीटा प्लस 2q बाय 3। अब बोलोगे सेंट्रॉइड निकाल के क्या होगा? सेंट्रॉइड निकाल के तो काम था। एक बात बताओ, ये ट्रायंगल एबीसी में एक वर्टेक्स दिया गया x1 y और मुझे मिड पॉइंट चाहिए, ये मीडियन होगा, ये इसके इक्वल होगा, एडी मीडियंस होगा। और सेंट्रॉइड जानते हो डिवाइड करता है 2:1 रेशियो में। तो बताओ डी का कोऑर्डिनेट नहीं आ जाएगा? डी का कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं, लेट्स से x, y मान लेता हूं, तो सेक्शन फॉर्मूला से नहीं आ जाएगा x, y। तो यहां से g का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो 2:1 से, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x अब प्लस 1 टाइम्स ऑफ x1 अपॉन 2 प्लस, उसी तरह से हो जाएगा 2y अब प्लस 1 टाइम्स ऑफ y1 अपॉन 2 प्लस 1, यानी ये इक्वल हो जाएगा 2x प्लस x1 बाय 3 और 2y प्लस y, ठीक है ना? तो 2:1 फॉर्मूला सेंट्रॉइड जी डिवाइड करता है ए डी को 2:1, तो वहां से जी का कोऑर्डिनेट मैंने जनरेट कर लिया और ये भी जी का कोऑर्डिनेट है। ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या करना चाहिए? कॉन्साइड करना चाहिए। तो अगर ये कॉन्साइड करेगा तो दोनों का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इक्वेट कर देंगे। तो बताओ क्या होगा? अल्फा प्लस 2p बाय 3 को इक्वल कर देंगे हम 2x प्लस x1 बाय 3 से। यहां से 3 से 3 कट जाएगा, तो यहां से x1 निकालोगे तो होगा अल्फा प्लस 2p और माइनस x1, सॉरी, यहां से अगर मानो निकालोगे 2x तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस माइनस x1, यहां से x निकालोगे तो अल्फा प्लस 2p और x1 बाय 2 हो जाएगा, ठीक है ना? और इसके y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वेट कर देंगे, तो 2b प्लस 2q बाय 3 को इक्वेट करेंगे 2y प्लस y1 बाय 3 के। तो यहां से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से 2y इक्वल टू आ जाएगा बीटा प्लस 2q और माइनस हो जाएगा y1, तो यहां से y निकालोगे तो बीटा प्लस 2q माइनस y1 बाय 2 हो जाएगा। यहां से आपका डी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ बीसी होगा। वो किसके इक्वल होगा? x, y के इक्वल होगा, और x, y हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो अल्फा प्लस 2p और माइनस x1 बाय 2 और बीटा प्लस 2q माइनस y1 बाय 2 हो जाएगा। ये आपका बीसी का मिड पॉइंट हो जाएगा। कैसा लगा ये क्वेश्चंस? किसी को कोई डॉट हो तो पकड़ो, तब तक मैं टिक ले लेता हूं। चलो ये क्वेश्चंस मैं और दे रहा हूं, जस्ट एक लास्ट क्वेश्चंस यहां पे मैं लिख रहा हूं।
if x1, x2 or x3 are roots of cubic equation xq minus 3px square plus 3qx minus 1 equal to 0. ठीक है, फाइंड द सेंट्रॉइड of triangle with vertices x1 comma 1 by x1, x2 comma 1 by x2 और x3 comma 1 by x3. ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? ट्राइंगल का सेकेंड पार्ट टेस्ट ऑलरेडी प्लान्ड है जो है ना. अब चाहो तो इसी संडे को हम ले लेंगे, ऑलरेडी टेस्ट जो है ना प्रिपेयर किया हुआ है, तो इसी संडे को हम ले लेंगे. ठीक है ना, सेकेंड पार्ट टेस्ट. देखो x1 x3 are the roots of the equation xq minus 3x square plus 3x minus 1 equal to 0. Find the centroid of the triangle with vertices x1 comma 1 by x1, x2 comma 1 by x2 और x3 comma 1 by x3. ये भी क्वेश्चंस आपको मेंस में चुका है. कैलकुलेट करोगे इसको. थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक का भी कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. तो देखो इसका सेकंड का सेंस. सो यहाँ पे दिया हुआ है क्यूबिक एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3qx माइनस 1 इक्वल टू 0. इसके रूट जो है x1 x2 x3 है. तो बताओ क्या होता है, सम ऑफ द रूट क्या लिखवाया, x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या होता है, माइनस b बाई a होता है. ये लिखवाया क्वाड्रेटिक में. तो b का वैल्यू यहाँ माइनस 3p है और a का वैल्यू 1 है, ये 3p के इक्वल होगा. x1 x2 प्लस x2 x3 ये हो जाएगा c बाई a. तो c का वैल्यू 3q है और a का वैल्यू 1 है, तो 3q हो जाएगा. उसी तरह से x1 x2 x3 प्रोडक्ट ऑफ डी रूट क्या होता है, माइनस d बाई a होता है. तो d का वैल्यू माइनस 1 है और a के जगह 1 है. ठीक है ना, ये 1 हो जाएगा. तो क्यूबिक का ये आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में मैं बताया था आपको क्वाड्रेटिक में. तो जो क्वाड्रेटिक नहीं देखे हैं एक बार देख लेंगे. आपको क्वाड्रेटिक ऑलरेडी रिकॉर्डेड के फॉर्म में है. ठीक है ना. अब मुझे सेंट्रॉइड चाहिए. तो एक ट्राइंगल है जिसका वर्टाइसेस दिया गया है. इसका वर्टाइसेस है x1 1 बाय x1, इसका है x2 1 बाय x2 और इसका है x3 1 बाय x3. तो बताओ सेंट्रॉइड क्या होगा. सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसको मैं लिख सकता हूं सम ऑफ x कोऑर्डिनेट अपॉन 3 यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 और सम ऑफ y कोऑर्डिनेट यानी 1 बाय x1 1 बाय x2 और प्लस 1 बाय x3 बाय 3 हो जाएगा. ये होना चाहिए फॉर्मूला से. तो सम ऑफ x कोऑर्डिनेट जो है किसके इक्वल है, 3p के इक्वल है. तो 3p बाय 3 हो जाएगा. इसमें अगर एलसीएम ले लोगे तो x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1 और अपॉन हो जाएगा 3x1 x2 x3. ठीक है ना. तो बताओ ये क्या होगा, p से p 3 से 3 तो कट ही जाएगा और ये वैल्यू x1 x2 x2 x3 x3 x1 का वैल्यू 3q है. तो 3q अपॉन और 3 और x1 x2 x3 का वैल्यू 1 के इक्वल है. ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, p q के इक्वल आ जाएगा. यानी सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट जो होगा p q होगा. एकदम सही है श्रेयांश, p q होगा. तो बनाओगे इस टाइप का क्वेश्चंस काफी दिखेगा और हम लोग बढ़ते हैं आगे. ठीक है ना. तो जब भी एक से ज्यादा चैप्टर लिंक करता है आपको जनरली मेन सबके एग्जाम में,
इसमें किसी को डॉट हो तो पॉइंट आउट करो, टाइप करो। रब करें। हाँ, दिव्यांश बोला एक बार फिर एक्सप्लेन करने के लिए। देखो दिव्यांश जो ना, ये मैं थ्योरी दिव्यांश बताया था कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर मान लो इसके रूट अगर x1 x2 x3 है, तो सम ऑफ द रूट क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस b बाई ए होता है। और x1 x2 प्लस x2 x3 और प्लस x3 x1 ये बेसिकली c बाई ए होता है। और x1 x2 x3 ये माइनस डी बाई ए होता है। ये आपको मैं क्वाड्रेटिक में बताया था, ठीक है ना। ये होता है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। इसी फॉर्मूला का यूज किया हूं दिव्यांश। तो सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे कंपेयर करोगे ना इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन से, तो b का वैल्यू माइनस थ्री पी के इक्वल है, तो पुट कर दिया b के जगह माइनस थ्री पी। और यहाँ a का वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है, तो एक्स क्यू का कोएफिशिएंट जो है 1 के इक्वल है, तो a का वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो 3p हो जाएगा। उसी तरह से सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम जो होता है c बाई ए होता है। तो इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो c का वैल्यू जो है वो बेसिकली 3q के इक्वल है और a का वैल्यू 1 है, इसमें मैं पुट कर दिया हूँ, ठीक है ना। c का वैल्यू 3q और a का वैल्यू 1, तो ये 3q के इक्वल आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑल एट ए टाइम जो होता है वो माइनस डी बाई ए होता है, ठीक है दिव्यांश। और d के जगह क्या लिखा हुआ है, d के जगह माइनस 1 है और a के जगह 1 है, तो पुट कर दिया और d के जगह माइनस 1 a के जगह 1, ठीक है ना। तो ये 1 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका सेंट्रॉइड निकालना है इस ट्राइंगल का, जिसका वर्टाइसेस क्वेश्चंस में दिया गया था x1 1 बाय x1, x2 1 बाय x2 और x3 1 बाय x3। और सेंट्रॉइड जानते हो, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट अपॉन 3 और सम ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन 3। इसमें जब दिव्यांश एलसीएम लोगे ना तो देखना और न्यूमरेटर में आ जाएगा x1 x2 प्लस x2 x3 और प्लस x3 x1, और डिनोमिनेटर में जो ना x1 x2 x3 3 के साथ रहेगा, ठीक है ना। और बस इस तीनों को यूज किया और इसमें कर दिया वैल्यू, तो देखोगे p का अंडरस्टूड ना। ओके चलो, गुड, वेरी गुड। स्ट्रेट लाइन में जो ना स्टार्टिंग के पॉइंट में ही थोड़ा सा डिफिकल्टी है, उसके बाद तो बहुत इजी है स्ट्रेट लाइन। अभी आपको टफ लग रहा होगा, नेक्स्ट लेक्चर से आप लगेगा कि नहीं हम पढ़ा रहे हैं, काफी एंजॉय करोगे स्ट्रेट लाइन, बहुत कॉन्सेप्ट चैप्टर है। देखो एक और होगा जो मैं कंप्लीट ही कर देता हूं आपको, एक्स सेंटर। व्हाट इज एक्स सेंटर? एक्स सेंटर को हम लोग डिनोट करते हैं I1, I2 और I3 से, ठीक है। ये पांचवा सेंटर होगा। ये क्या कहलाता है, इसका जो डिफिनीशन होगा, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ वन इंटरनल एंगल सेक्टर and two external angle bisector। तो एक्स सेंटर जो होगा वन इंटरनल होगा और दो एक्सटर्नल एंगल जहां जाके मीट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्स सेंटर। अब देखो इसका डायग्राम अच्छे से समझने की कोशिश करो। मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक है, लेट्स से ये ट्राइंगल है, ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं इस एंगल ए का वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो ये वन इंटरनल एंगल, ठीक है ना। ये इंटरनल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। और बी का एक्सटर्नल, ये इंटरनल है तो ये एक्सटर्नल होगा, ये एक्सटर्नल एंगल जहां जाके मीट करेगा, ये एंगल इसके इक्वल है, बी का एक्सटर्नल और सी का भी एक्सटर्नल एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये जहां जाके मीट करेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, I1 बोलते हैं। इसी I1 को सेंटर मानते हुए एक सर्किल अगर ड्रॉ करोगे तो तीनों साइड टच करते हुए निकल जाएगा। ये कहलाएगा एक्स सेंटर।
सर्किल कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एक्स सर्किल। एक्स सर्किल होगा, अपोजिट टू द वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए के अपोजिट ये एक्स सर्किल होगा। बात समझे, ये ए आई वन जो ड्रॉ किया, ये वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और बी आई वन और सी आई टू, सी आई वन, बी आई वन और सी आई वन, ये दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करता है उसी को हम लोग एक्स सेंटर बोलते हैं। तो ये आई वन होगा, तीन एक्स सेंटर होता है, जैसे ये आई वन ड्रॉ किया उसी तरह से दूसरा एक्स सेंटर इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। समझे, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये तीनों जहां मीट करेगा उसी को बोलते हैं एक्स सेंटर आई टू। मतलब एक सर्किल ड्रॉ करोगे तो तीनों साइड को टच करेगा, ये एक सर्किल अपोजिट टू द एंगल बी होगा, ठीक है, ये एक सर्किल होगा अपोजिट टू द एंगल बी साइड। उसी तरह से वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, यानी एंगल सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एंगल ए का एक्सटर्नल और एंगल बी का एक्सटर्नल, ये जहां मीट करेगा उसी को बोला जाता है आई थ्री। ये होगा एक्स सर्किल अपोजिट टू द एंगल सी, ठीक है ना, ये होगा आपका एक्स सर्किल अपोजिट टू द एंगल सी। अगर मान लो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है ए का, और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3, इसका लेंथ अगर ए है, इसका लेंथ साइड बी है और इसका लेंथ साइड अगर सी के इक्वल है, तो जो I1 का कोऑर्डिनेट होता है वो इक्वल होता है, यहां पे मैंने BC के लेंथ को A मान लिया, AC के लेंथ को B मान लिया और AB को लेंथ को C मान लिया। तो जो I1 होगा एक्स सेंटर अपोजिट टू द एंगल A, वो इक्वल होता है आपको माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, और अपॉन हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और ये जगह माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। उसी तरह से आई टू का कोऑर्डिनेट होगा, जो हो जाएगा ए एक्स वन माइनस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है ना। और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए वाई वन माइनस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, ये होगा आई टू। और एक्स सेंटर आई थ्री जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू माइनस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, और ये जगह ए वाई वन प्लस बी वाई टू माइनस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी माइनस सी होता है, ठीक है ना। माइनस साइन लगाया हूं ए में I1, I2 में B में माइनस साइन लगाया हूं और I3 में C में माइनस साइन निकाल। तो इसको बोलते हैं एक्स सेंटर। तीन एक्स सेंटर होगा, किसी भी ट्राइंगल में तीन एक्स सेंटर होगा, I1 I2 I3, ठीक है। और इसी को एक्स रेडियस कहा जाता है, एक्स रेडियस। इसका रेडियस R1 मान लें, इसका रेडियस अगर हम R2 मान लें, सर्किल का रेडियस अगर हम R3 मान लें, इसको एक्स रेडियस आ जाता है। R1, R2, R3 are called x radius of x circle, ठीक है ना। आगे चल के ये सब बताऊंगा, ये सब जो है ना डेल्टा अपॉन एस माइनस ए होता है, R2 का वैल्यू डेल्टा अपॉन एस माइनस बी होता है, और R3 का वैल्यू होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। ये सब अलग है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में बताऊंगा। जहां डेल्टा क्या है, वह डेल्टा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जो कि हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला से लिखते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। और एस क्या होगा, एस सेमी पेरीमीटर होगा, इसका वैल्यू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 के इक्वल। ये अलग चैप्टर है, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में ये सब लर्न करेंगे। अभी जस्ट इतना ध्यान रखना है कि जब भी आपको एबीसी का कोऑर्डिनेट दिया गया हो तो एक्स सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला ये होगा। अभी जस्ट मुझे इतनी जरूरत है, आगे चल के ये अलग चैप्टर है ट्रायंगल से रिलेटेड, इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली तीन एक्स सेंटर होगा, ठीक है ना। ये ऐसा सर्किल होगा जो बाहर होगा, आपको ट्रायंगल का आउटसाइड फॉर्म होगा, इसलिए एक्स सर्किल कहा गया।
और ट्राइंगल के जो अंदर फॉर्म करता है उसको हम लोग इन सर्किल बोलते हैं, ठीक है ना। और जो वर्टाइसिस एबीसी से पास करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सर्किल बोलते हैं। समझे बात को। तो इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, जो स्टार्टिंग में 4 बताया ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और चौथा हो गया आपका इन सेंटर। ज्यादातर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आता है। एक्स सेंटर था इसलिए मैं बता दिया हूं, लेकिन इससे क्वेश्चंस बहुत ही रेयर, बहुत कम आया है। तो चलो इसका मैं पिक ले लेता हूं और बढ़ते हैं आगे। और एक्स सेंटर हमेशा ट्राइंगल का आउटसाइड होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, एक्स सेंटर ऑलवेज लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल एबीसी। रब करें इसको। चलो तो पॉइंट का जो ना थियरी यहीं पे तक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्ट्रेट लाइन देखेंगे। तो चलो एक क्वेश्चंस मैं इसमें लेता हूं, मेरे को बताओ ये कैसे फाइंड आउट करोगे इस क्वेश्चंस को। जैसे देखो, द लाइन 3x + 4y = 12 intersect the coordinate axis at A and B. तो find the in center and the center and radius. Find the in center and radius. कैसे निकालोगे इसको। बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को ये कट कर रहा है ए और बी पे ये लाइन। तो बोल रहा है कि फाइंड द इन सेंटर एंड रेडियस ऑफ इन सर्किल touching the line and coordinate axis, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट लिख दिया। वीडियो क्वालिटी लो है, जस्ट श्रेयांश वेट करो। श्रेयांश अब कैसा है, ठीक है, विजिबल है। ओके चलो। तो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे। तो बताना है कि फाइंड द इन सेंटर एंड रेडियस ऑफ इन सर्किल टचिंग द लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। कैसे निकालोगे, कोई बता सकते हो इसको। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट कहां करेगा। For finding intersection with x axis, जब भी आपको x axis रखना है तो y = 0 पुट कर देंगे। और for finding intersection with y एक्सिस के साथ कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x = क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। तो बताओ इस व्हेन अगर x = 0 पुट करते हैं तो इसमें क्या आएगा लाइन, ये 0 + 4y = 12 हो जाएगा। यहां से y का वैल्यू क्या होगा, 3।
यानी ये कट जो करेगा ना 0,3 पे कट करेगा। और अगर मान लो अगर x 0 y 0 पुट कर देते हैं, तो y अगर इसमें 0 पुट करोगे तो 3x प्लस 0 इक्वल टू 12, यहां से x का वैल्यू जो होगा 4 हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये लाइन जो है ना ड्रॉ करोगे इस तरह से, जैसे ये मान लो ये लाइन ड्रॉ करोगे तो x एक्सिस को ये कट करेगा कहां पे, 0, x अगर 0 पुट करोगे तो ये y एक्सिस को कट करेगा, तो ये 0,3 पे, और ये कट कर रहा है 4,0 पे। तो लेट्स से इसको a जूम कर लेता है और इसको मैं b मान लेता हूं, इसको o। तो जो इन सर्किल जो ड्रॉ करेंगे, यानी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को और टच करेगा, तो इसी का बोलना है इन सेंटर निकालने के लिए, ये इन सेंटर निकालने के लिए और इसका रेडियस भी निकालने के लिए, इन रेडियस भी निकालने के लिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे कोई बता सकता है? इस सर्किल के इन सेंटर और रेडियस मुझे चाहिए। तो इन रेडियस का तो मैं फॉर्मूला दिया हूं, देखो ए के अपोजिट को स्मॉल ए नाम देता हूं ये, और बी के अपोजिट ये बी मान लेट से नाम दे देता हूं, इसका लेंथ क्या होगा 4 के इक्वल है। और सी क्या हो जाएगा पाइथागोरस से √16 + 9, ये 5 के इक्वल हो जाएगा। तो इन सेंटर नहीं निकाल सकते हो, क्या होगा a x1 अब प्लस b x2, b 4 है तो 4 इंटू 0 अब प्लस c x3 यानी 5 इंटू 0 अपॉन हो जाएगा 3 + 4 + 5, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट होगा a का वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 0 अब प्लस, और b x2 4 इंटू 3 अब प्लस हो जाएगा c यानी 5 इंटू 0 अपॉन हो जाएगा 3 + 4 + 5। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 12, ये 0 हो जाएगा, ये 0 और अपॉन ये 12 हो जाएगा, और ये जगह 0 12 और ये 0 हो जाएगा अपॉन 12, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,1 हो जाएगा, समझे? तो इन सेंटर आपका हो जाएगा 1,1 और इन रेडियस क्या होगा? अच्छा ये अगर 1,1 आ गया तो ये 1 हो गया, ये बेसिकली 1 हो गया, ये लेंथ, ये रेडियस हो जाएगा ना, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ये तो रेडियस होता है ना आपका, ये रेडियस हो जाएगा, यानी इसका रेडियस क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। बात समझे? तो रेडियस इसका 1 होगा। वैसे फॉर्मूला होता है रेडियस निकालने का, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है, मैं वैसे लिखवाया नहीं थ्योरी में, ये ΔS होता है, ठीक है ना। इन रेडियस जो होता है ΔS होता है, वह डेल्टा जो होगा डेल्टा हो जाएगा एरिया, और S जो होगा सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना, सेमी पेरीमीटर होगा। इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, समझे? ΔS से भी निकाल सकते हो, तो देखना 1 के इक्वल आएगा। निकाल के दिखाऊं? चलो एक पिक ले लेता हूं, तो हम निकाल के मैं दिखाई देता हूं ΔS। सब समझे? दिव्यांशु, श्रेयांश, सभी लोग समझ में आया? दिव्यांश यस, रब करें इसको। ओके देखो ΔS कैसे होगा, डेल्टा क्या होगा, डेल्टा इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेस 4 है और इसका हाइट कितना हो जाएगा 3, ये वैल्यू कितना होगा 6 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। और सेमी पेरीमीटर क्या होगा a + b + c / 2 होता है, ठीक है ना। तो a आपका 3 है, b 4 है और c 5 है, और अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये 12/2 देख रहे हो 6 हो जाएगा। तो r = क्या होता है ΔS होता है, डेल्टा आपको कितना है 6 और ये /6। इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। तो इन रेडियस ΔS होता है। इसको मैं प्रूफ कर देता हूं आया कैसे ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, याद होगा सरकम रेडियस का भी मैं फॉर्मूला आपको बताया हूं, ABC/4 देता है, कैपिटल R जिसको डिनोट करते हैं, और इन रेडियस जो होता है ΔS होता है। देखो इसका प्रूफ, जैसे मान लो किसी ट्रायंगल है ABC, मुझे ये इन सर्किल का रेडियस चाहिए, ठीक है ना, ये R के इक्वल है,
ये भी आर है, ये भी आर है, where r is equal to जाएगा in radius of in circle। ये मुझे प्रूफ करना है कि डेल्टा बाय एस कैसे आया। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जब सर्किल में हम इंटर करेंगे ना तो ये सब फॉर्मूला काफी यूज होगा। देखो इसका प्रूफ क्या करोगे, इसको आप डिवाइड कर लो, बी को ज्वाइन कर दो आई से और ए को भी ज्वाइन कर लो, ठीक है ना, और इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं लिख सकता हूं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई बी होगा और प्लस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी आई सी हो जाएगा प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी आई ए हो जाएगा। बात समझे? ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया होगा उसको लिख सकता हूं ए आई बी का एरिया प्लस बी आई सी का एरिया प्लस सी आई ए का एरिया। इस तीनों एरिया का सम क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आ जाएगा। मान लो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को हम डेल्टा नाम दिए, ठीक है ना, और ए आई बी का एरिया क्या होगा, ए आई बी का एरिया, एक बार बताओ, इसको स्मॉल ए बोलते हैं, इसको स्मॉल बी और इसको स्मॉल सी। तो बेस इंटू हाइट नहीं लिख सकते हैं, बेस इसका सी है और हाइट इसका क्या होगा, आर होगा। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इसका सी है और हाइट इसका आर है, तो लिख सकते हो ना हाफ बेस इंटू हाइट प्लस, और एरिया ऑफ ट्राइंगल बीआईसी क्या होगा, बीआईसी का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस इसका ए है और हाइट इसका आर स्मॉल आर है प्लस, और एरिया ऑफ ट्राइंगल सी आई ए क्या होगा, इसका एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट हाफ बी इंटू आर। समझे ये वाला पार्ट? तो यहां से आप r बाई 2 अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए प्लस हो जाएगा। यहां से डेल्टा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और डेल्टा इक्वल टू लिख सकते हैं r इंटू एस, जहां वेर लिख सकते हैं ना एस जो होगा सेमी पेरीमीटर होगा, जो इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 के। तो बताओ डेल्टा इक्वल टू आर इंटू एस हो गया, तो यहां से आर इक्वल टू नहीं आ जाएगा, डेल्टा बाय एस याद रहेगा। सो इन रेडियस जो होगा डेल्टा बाय एस होगा, जो सरकम रेडियस होगा जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं वो एबीसी बाय डेल्टा होगा, ठीक है। स्मॉल आर वन जिसको एक्स रेडियस, स्मॉल आर टू एक्स रेडियस 2 और स्मॉल आर 3 एक्स रेडियस 3, R1 R2 R3 वो इक्वल होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी के इक्वल होता है, ठीक है, समझे? तो ये फॉर्मूला जो ना हम लोग सर्किल में यूज करेंगे, वैसे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में मैं आपको बताऊंगा। तो चलो इसका एक मैं टिक ले लेता हूं। तो पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फिर से वीडियो पॉज हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टेट करेंगे।